इस वीडियो में हम लोग पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में पढ़ने वाले हैं। स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स मतलब अवस्था और मैटर की हिंदी हो गई पदार्थ। तो पदार्थ के बारे में हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा है कि हर एक वो सामग्री जिसके पास दो चीज़ें हों, एक क्या हो, द्रव्यमान हो और दूसरा उसके पास आयतन हो। तो हम लोग हर एक ऐसी सामग्री और उससे जो बनी हुई वस्तु है उन सभी को हम लोग पदार्थ कहेंगे। पदार्थ की जो है हमारे आसपास हमारे वातावरण में कई सारी अवस्थाएं पाई जाती हैं। अभी पदार्थ की 5 अवस्थाओं के बारे में हम लोग जानते हैं, लेकिन इनमें से बस 3 ही अवस्थाएं हैं जो हमारे आसपास ज़्यादा दिखती हैं। तो हम उन 3 ही अवस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे। ये 3 अवस्थाएं कौन कौन सी है? पहली ठोस अवस्था, सॉलिड स्टेट। दूसरी जो है वो है द्रव अवस्था, लिक्विड स्टेट। तीसरी अवस्था है गैस यानी कि गैसीय अवस्था, गैसियस स्टेट। तो 3 अवस्थाएं अभी हम लोगों ने देखा। गैसीय अवस्था है, इसके पहले हम लोगों ने द्रव अवस्था देखा और पहले हम लोगों ने पढ़ा ठोस अवस्था यानी सॉलिड स्टेट के बारे में। अब इन तीनों के बारे में हम लोग जानते हैं कि ये तीनों एक दूसरे से अलग कैसे, इनकी पहचान क्या है। तो ठोस अवस्था वाले पदार्थों को हम देखें ना, जैसे कि पहले हम लोग कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे ये बर्फ़, नमक, हमारी पुस्तक है, सुई है, ये रबर है और ये जो स्पॉन्ज है, ये सभी ठोस के उदाहरण हैं। अगर हम इन सब का चित्र कल्पना करें तो हम पाएंगे कि इन सभी का एक निश्चित आकार है, यानी कि जो इनका आकार है ना वो बदलने वाला नहीं है। इनकी जो सीमाएं हैं यानी कि जो बाउंड्री है वो स्पष्ट है, क्लियर है। जैसे कि अगर हम किताब रख कर बाउंड्री बनाएंगे तो एक चौकोर बाउंड्री बनेगी और हर बार ये चौकोर बाउंड्री ही बनेगी। तो इसकी सीमाएं जो हैं वो स्पष्ट हैं। आयतन वो स्थिर है यानी कि बदलने वाला नहीं है। ये किताब जो है एक जगह पर, मान लेते हैं इसको एक टेबल पे हमने रखा, तो ये यहाँ जितना जगह ले रहा है उतना ही जगह ये कहीं और रखने पर भी लेगा। तो आयतन स्थिर है। संपीड़ितता जो है वो नगण्य है, यानी कि हम लोग ठोस अवस्था वाले पदार्थों को दबा नहीं सकते। ठीक है, तो ये संपीड़ितता इनमें नहीं होती है। ये अपने आकार को बनाए रखते हैं, तभी इनका आकार क्या है, निश्चित है। अगर हम बल का प्रयोग करें ना तो ये टूट सकते हैं। जैसे किताब है, कॉपी है, ये सभी ठोस हैं। अगर हम बल लगाएं, जैसे कि हम पेज खींचे तो जो पेज है वो फट सकता है, पन्ना फट सकता है, लेकिन उनका आकार नहीं बदलता है, इसीलिए क्या होते हैं, दृढ़ होते हैं। इसके बाद एक और गुण है मुख्य, कि इनके कणों के बीच जो आकर्षण बल है वो अत्यधिक होता है, यानी कि कण जो है ना वो एक दूसरे के बहुत नज़दीक होते हैं और मजबूती से एक दूसरे के पास रहते हैं। और इन कणों के बीच जो रिक्त स्थान है वो बहुत कम होता है, एकदम ज़ीरो के बराबर, ना के बराबर। हमने आकर्षण बल और नगण्य ये रिक्त स्थान के बारे में पढ़ा था पिछले क्लास में, पिछले वीडियो में। ये कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, गतिशील होते हैं, आकर्षण बल होता है। तो अत्यधिक आकर्षण बल और ना के बराबर रिक्त स्थान कणों के बीच किस में होता है, ठोस अवस्था में होता है। इन कणों का हम लोग अरेंजमेंट देखते हैं, कैसे ये सजे हुए हैं किसी ठोस में। ये चित्र जो है ये सारे ठोस के कण हैं। ये 1 2 3 4 5, इसी तरह से इधर एक लाइन में सजे हुए हैं कण, ये एक लाइन में, यहाँ एक लाइन में। तो ये कण जो है ना सुसज्जित हैं और पीछे जो है ये वाले सब, ये पीछे वाले कण हैं। तो ठोस के कण जो है ना वो बहुत सुंदर से पंक्तिबद्ध सजे हुए होते हैं। ठीक है, और इनकी गति हम लोग देखते हैं कि ये कण जो है ना अपनी ही जगह पर गतिशील हैं, एकदम धीरे धीरे हिल रहे हैं। और देखा जाए तो इनके बीच जो खाली जगह है ना वो एकदम कम है, ना के बराबर है। जब ये खाली जगह बहुत कम है कणों के बीच, तो इनके बीच का आकर्षण बल क्या है, अत्यधिक है। तो ठोस के कण आपको एकदम सुसज्जित पंक्तिबद्ध मिलने वाले हैं। इनके बीच रिक्त स्थान एकदम ना के बराबर है, बहुत कम है, लेकिन आकर्षण बल जो है ज़्यादा है। अब जगह कम हुई है ना, तो इन कणों की जो हम लोग गति देख रहे हैं ना वो भी काफ़ी धीरे धीरे अपनी ही जगह पे वो हिल रहे हैं। सेम है, यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा करके ये चित्र है, कण अपनी ही जगह हिल रहे हैं, सारे कण जो है वो गतिशील हैं। यहाँ पर फिर से एक और चित्र जो उनके कणों के अरेंजमेंट को दिखा रहा है, कैसे हैं।
तो यहाँ पे भी सब हम देख सकते हैं, सब एक लाइन में सजे हुए हैं। इनके बीच ये रिक्त स्थान है, लेकिन ये बहुत कम है, ना के बराबर हम लोग कह सकते हैं। और ये अपनी ही जगह पर सारे कण जो है ना वो गतिशील हैं। ठीक, कुछ उदाहरण जैसे हम लोगों ने पहले भी देखा, बर्फ़ है, नमक के क्रिस्टल हैं, हमारी किताब है, स्पंज है, रबर है, सुई है। हम अपने उदाहरण से डेली लाइफ के जानते हैं कि अगर हम लोग स्पंज को दबाएं ना तो दब जाता है, लेकिन क्या बिना दबाए भी इसका आकार बदलता है? ऐसा नहीं होता। तो जब हम बल का प्रयोग करते हैं तब स्पंज का आकार जो है ना वो बदल जाता है, लेकिन जब हम बल का प्रयोग नहीं करते तब स्पंज का आकार जो है वो पहले जैसा ही हो जाता है। वैसे ही रबर के साथ भी है, रबर खींचेंगे तो लंबा हो जाएगा, छोड़ देंगे तो वो वापस अपने साइज़ में आ जाता है। और क्या होगा कि अगर बहुत अधिक बल लगाएंगे तो ये रबर जो है वो टूट भी जाता है। तो ठोस अपने आकार को ऐसे नहीं बदलते, लेकिन अगर हम बल का प्रयोग करें, परिस्थितियों को बदल दें, तो ठोस का आकार जो है वो बदल जाता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे द्रव अवस्था के बारे में, लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर। अब इनमें क्या देखेंगे हम लोग, क्या क्या गुण हैं कि इनका आकार नहीं होता, यानी कि आकार बदलते रहता है। अब क्योंकि आकार बदलता है ना, तो ये तरल होते हैं और आकार बदलने का मतलब है कि इनमें बहाव का गुण है, यानी ये बह रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। तो ये इनका आकार नहीं होता, आकार बदलता है, लेकिन आयतन जो है वो निश्चित होता है। तो आकार अनिश्चित है, आयतन निश्चित है। यहाँ पर क्या है कि जो द्रव अवस्था के पदार्थ हैं, इनके कणों के बीच रिक्त स्थान ज़्यादा होता है, अधिक होता है। और जब खाली जगह मिलेगा ना तो इनके कणों की जो गति है ना वो थोड़ी ज़्यादा होगी ठोस की तुलना में। और क्योंकि रिक्त स्थान अधिक है तो इनके कणों के बीच का आकर्षण बल ठोस की तुलना में क्या है, कम है। तो ये सारे द्रव अवस्था वाले पदार्थों के लक्षण हैं। इनके कणों को हम देखते हैं, देखिए एक यहाँ पर है, एक इधर, एक ही है यहाँ, ये जहाँ तहाँ जो ये है, ये सारे कण जो है वो हैं बिखरे हुए जैसे हैं, ठोस की तरह एक ही लाइन में नहीं है। यहाँ रिक्त स्थान ज़्यादा है, यहाँ थोड़ा ज़्यादा है, यहाँ कम है, यहाँ ज़्यादा है। तो ठोस की तुलना में जो ये रिक्त स्थान है ना वो ज़्यादा है इन कणों के बीच। तो जब रिक्त स्थान होगा ना तो इनकी गति जो है, देखिए ये ठोस के कणों से तेज है, जगह है ना तो ये आराम से घूम रहे हैं। तो ये द्रव अवस्था के पदार्थों के कणों का गुण हो गया कि रिक्त स्थान थोड़ा ज़्यादा होगा, आकर्षण बल थोड़ा कम होगा और कणों की गति जो है वो थोड़ी ज़्यादा होगी। कुछ उदाहरण जैसे कि ये सरसों तेल है, दूध है, शहद है, शरबत या जूस कह सकते हैं, ये कोल्ड ड्रिंक हो गया और ये हो गया पानी। इन सभी का उपयोग हम लोगों ने अपने दैनिक जीवन में कभी न कभी किया होगा। और हम जानते हैं कि तेल को जिस डब्बे में हम रखें ये उसका आकार जो है ले लेता है। हम दूध को जिस बर्तन में रखें दूध उस बर्तन का आकार ले लेती है। शहद हो या शरबत हो या पानी हो, यहाँ पे हम लोग आकार बदलते हुए भी देख रहे हैं। बॉटल से पानी को डाला जा रहा है ग्लास में, तो आकार जो है अभी पानी का वो किसके जैसा हो गया, ग्लास का, और इधर जो पानी है वो बॉटल के जैसा है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि द्रवों का आकार निश्चित नहीं होता, वो बदलते रहता है बर्तन के साथ। और ये भी जानते हैं कि अगर इनमें से कोई भी नीचे गिरा तो वो बहना शुरू कर देगा एक जगह से दूसरी जगह। विसरण ये एक प्रक्रिया है। अब ये प्रक्रिया क्या है, तो हम लोग जान रहे हैं कि पदार्थ के कण जो है ना वो गतिशील होते हैं, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पर देखा ये गति करते हुए, वैसे ही हमने ठोस के लिए भी देखा कि ये जो पदार्थ है इनके कण गति कर रहे हैं। तो कुछ पदार्थ ऐसे हैं ना कि उनके कणों की गति इतनी ज़्यादा होती है कि वो गति करते करते स्वतः यानी कि स्वयं खुद ही आपस में मिल जाते हैं। और जब वो आपस में खुद ही मिलते हैं तो इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं विसरण। विसरण जो है वो हर एक अवस्था में होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा आसानी से हम लोगों को देखने को मिलेगा कि किसी द्रव में ठोस विसरित हो जाता है यानी कि घुल जाता है, किसी द्रव में कोई द्रव घुलता हुआ दिखेगा और वैसे किसी द्रव में कोई गैस घुलता हुआ जो है वो दिखने वाला है हम लोगों को। तो अब उदाहरण से समझते हैं कि द्रव में ठोस कैसे घुलेगा। हम लोग लेते हैं जल और इसमें हम लोग घोलते हैं चीनी या नमक, घुल जाता है, यानी कि दोनों के कण जो है वो आपस में मिश्रित हो गए हैं, विसरण हो गया है वहाँ पर। वैसे ही हम अभी लेते हैं क्या,
हम लोग अभी लेते हैं पानी और इसमें मिलाते हैं हम लोग जूस मिलाते हैं या दूध मिलाते हैं या फिर नींबू का रस मिलाते हैं, ठीक है ना। तो ये भी जो है पूरी तरह से मिक्स हो जाता है, यानी कि कण आपस में मिले और विसरण हो गया। अब हम लोग लेते हैं ये जल और इस जल में जो है ना गैसें वो भी विसरित हो जाती हैं, जैसे कि ऑक्सीजन जल में घुल जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड भी जल में घुल जाती है। अब इसका बहुत फ़ायदा है। फ़ायदा क्या है ना कि अगर जल में गैसें घुली हुई हैं ना, तो जो सजीव रहते हैं जिनको ऑक्सीजन चाहिए, जल वाले जैसे कि मछली, उनको आसानी से ऑक्सीजन मिल जाता है। और जो पौधे हैं जल में, जलीय पौधे, उनको प्रकाश संश्लेषण के लिए चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड, तो उनको कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो मिल जाता है। तो कणों के स्वतः आपस में मिलने की प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं विसरण, डिफ्यूज़न। उदाहरण जैसे ये जल लिया हुआ है, इसमें इंक की कुछ बूंदें डाली जा रही हैं। देखिए ये कैसे अभी इतना थोड़ा सा फैला हुआ है, ये कण विसरित होकर खुद ही इतने बड़े क्षेत्र में आ गया और अभी यहाँ नीचे का पानी रंगीन हो गया है और ये ऊपर में भी फैल गया है। अगर कणों की स्थिति देखें ना, तो डिफ्यूज़न के पहले देखिए ये पीले रंग वाले एक पदार्थ के कण और लाल रंग वाले दूसरे। जब विसरण हो गया है तब इन सब के कण जो है ना एकदम अच्छे से आपस में मिल गए हैं, तो यही विसरण है। विसरण के कारण ही क्या होता है ना कि किसी अगरबत्ती का जो धुआं है ना वो वायु में मिश्रित हो जाता है और वायु के साथ साथ यानी कि हवा के साथ साथ हमारे नाक तक पहुंच जाता है विसरण के कारण। आगे हम लोग तीसरी अवस्था पढ़ेंगे पदार्थ की, वो है गैसीय अवस्था, गैसियस स्टेट। इनमें आसान सा ये समझना, इनका कोई आकार नहीं होता और ना ही आयतन निश्चित होता है, यानी कि दोनों ही बदलते रहता है। इनके कणों के बीच आकर्षण बल एकदम कम होता है। क्यों कम है? क्योंकि इनके कणों के बीच रिक्त स्थान बहुत ज़्यादा है। अब जब रिक्त स्थान यानी कि खाली जगह ज़्यादा हो गया तो कणों को घूमने के लिए अधिक जगह मिलेगा, यानी कि इनकी गति जो है वो तीव्र होती है और अनियमित, यानी किसी भी दिशा में, जिस दिशा में कण को जाने का मन करे ना वो उधर गति करते हैं। रिक्त स्थान ज़्यादा होने से ही गैसों को दबाया जा सकता है, संपीड्यता इनमें अधिक होती है और क्योंकि इनके कणों की गति तीव्र है तो गैसों का गैसों में विसरण भी तीव्रता से होता है। अगरबत्ती का धुआं कितनी आसानी से मिक्स हो जाता है हवा के साथ, वायु के साथ, या फिर अगर हम चूल्हा जलाएं तो उससे जो निकलता हुआ धुआं है वो भी आसानी से जो है वायु के साथ मिश्रित हो जाता है, विसरित हो जाता है, उसका विसरण हो जाता है। तो गैसों का गैसों में विसरण बहुत तीव्रता से होता है। ये कण है, देखिए अभी कण जो है ना वो कहाँ कहाँ फैले हुए हैं, यहाँ ये सारे कण जो हैं अलग अलग फैले हुए हैं और ये जो तीर है ना हर एक गोले के साथ, हर एक गोला एक कण दिखा रहा है और ये तीर चित्र में बता रहे हैं कि ये कण इधर जा रहा है, ये कण सीधा जा रहा है, ये दूसरी दिशा में जा रहा है, ये कण अलग ही दिशा में जा रहा है। तो इनके कणों की गति जो है वो अनियमित होती है, अलग अलग दिशाओं में होती है। हर कण जो है ना वो अपने मन से अपनी दिशा में जाता है। इस तरह से ये गैस के कण देखिए कैसे गति कर रहे हैं, एकदम तेज़ी से भाग रहे हैं। दीवार से जो है ना, ये जिस बर्तन में रखे हुए हैं उस बर्तन के दीवार से ये टकरा रहे हैं। हम लोग जब बलून फुलाते हैं ना तो ऐसा ही होता है, हम लोग जब हवा भरते हैं बलून में उसके कण जो है ना वो बलून से टकराते हैं, दबाव डालते हैं और बलून जो है वो फूलते जाता है। तो ये सारे कण हैं गैसों के, जिनमें ये रिक्त स्थान काफ़ी ज़्यादा है। ठोस के कणों की तरह एक लाइन में ये सजे हुए नहीं हैं, यानी कि गैसें जो है ना ये भी बह सकती हैं, क्योंकि आकार निश्चित नहीं है ना, आकार बदल रहा है तो फिर ये एक जगह से दूसरी जगह चली जाती हैं। एक बार हम तुलनात्मक रूप से देखें, ये ठोस के कण एक लाइन में एकदम सजे हुए हैं, रिक्त स्थान एकदम कम है, आकर्षण बल बहुत ज़्यादा है। लिक्विड यानी कि द्रव के कणों को देखें तो ये थोड़ी दूरी पर है, जहाँ तहाँ हैं, फैले हुए हैं और रिक्त स्थान जो है ठोस की तुलना में ज़्यादा है और आकर्षण बल भी ठोस की तुलना में कम है। गैस के कणों को देखें तो ये जो कण है ना ये और भी दूरी तक फैले हुए हैं, यानी कि इनकी गतिशीलता जो है वो ज़्यादा होगी, रिक्त स्थान बहुत ज़्यादा है और आकर्षण बल जो है वो बहुत कम है। ठीक, तो ये तुलनात्मक चित्र है तीनों के कणों का कैसे सजे हुए होते हैं। उत्तर खोजना है, इन सारे पदार्थों को इनके बढ़ते हुए घनत्व के क्रम में सजाना है। घनत्व
की परिभाषा होती है घनत्व बराबर डेंसिटी वॉल्यूम बाय, ये हो जाएगा द्रव्यमान बटे आयतन, यानी कि डेंसिटी इज इक्वल मास बाय वॉल्यूम। ठीक है, कुछ और सवाल हैं। कारण बताना है। गैस पूरी तरह से उस बर्तन को भर देती है जिसमें इसे रखते हैं, क्योंकि इसके कण जो है ना वो गति करते रहते हैं, तो वो घूमते घूमते पूरे बर्तन में फैल जाते हैं, और जब वो बर्तन में फैलते हैं तो दीवारों पर दबाव डालते हैं। क्यों? क्योंकि ये गति करें तो गति करते करते टकरा जाते हैं, और जब टकराते हैं तो दबाव डालेंगे। लकड़ी की मेज ठोस है क्योंकि आकार नहीं बदल रहा है, सीमाएं निश्चित हैं, संपीड़ितता जो है वो नहीं है इनमें। हवा में हम आसानी से अपना हाथ जला नहीं चला सकते हैं, ठीक है, चला सकते हैं, लेकिन अगर लकड़ी से हाथ पार करना होगा ना तो हम लोग को कराटे आना चाहिए। तो यही कारण है, जहाँ पे रिक्त स्थान होगा वहाँ से हम जा पाएंगे, जहाँ रिक्त स्थान नहीं होगा वहाँ से हम नहीं जा पाएंगे। खाने की गंध के कण हम तक पहुँच जाते हैं। क्यों? क्योंकि खाने के कण जो है वायु के साथ गति करते करते हम तक आ जाते हैं। रबर बैंड और स्पंज ठोस होते हैं, इसीलिए ठोस हैं क्योंकि इनका आकार जो है वो हम जब बल का प्रयोग करते हैं तभी बदलता है। जब हम बल का प्रयोग करना छोड़ देते हैं, बल हटा लेते हैं, ये वापस अपने आकार में आ जाते हैं। ये चार्ट जो है वो आपको ठोस, द्रव और गैस के बीच अंतर बताएगा। तो ये सारे आकार के आधार पर अंतर है। आयतन, दृढ़ता या तरलता, कणों के बीच आकर्षण बल है, कणों की स्थिति है यानी कि कितने नज़दीक हैं, कितनी दूर है, संपीड़ितता, कितना दबाया जा सकता है, और विसरण, किस में विसरण ज़्यादा तेज होगा, किस में धीरे होगा, इन सब के बारे में इस चार्ट में दिया हुआ है। इस वीडियो में हमने पढ़ा ठोस के बारे में, द्रव के बारे में और गैस के बारे में, और तीनों अवस्थाओं के गुणों के बारे में, और साथ में ही हम लोगों ने उदाहरण, गैस के उदाहरण बहुत सारे हो सकते हैं। हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, नाइट्रोजन गैस है, जो धुआं है वो गैस है, एलपीजी जो है वो भी गैस है।